हेलो मैं पहले सामने तो आ जाऊँ, ठीक है। पहले बच्चों आज हम लोग क्लास 12 का जो दिगंत का आप लोग का जो बुक है, इसमें काव्यखंड का जो टॉपिक है, काव्यखंड आप लोग बताया होगा क्लास में, याद कीजिए। यानी कि आज आप लोगों को क्लास 12 का जो बिहार बोर्ड का जो हमारा बुक है, ठीक है, तो बिहार बोर्ड के बुक का इसका नाम है दिगंत। क्या नाम है? दिगंत। तो दिगंत में एक पार्ट है, इसका नाम है काव्यखंड। तो काव्यखंड का जो फर्स्ट चैप्टर है, काव्यखंड का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर 1 में आज हम लोग को पढ़ना है कड़बक के बारे में। कड़बक के बारे में पढ़ना है। इसके राइटर के नाम है, राइटर यानी कि लेखक जो इसके बच्चा, उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी इसके राइटर का नाम है, ना समझो। यानी कि कड़बक के राइटर का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने इसमें क्या क्या रचना के बारे में लिखा था ना, पहले हम लोग इनके राइटर के बारे में जानते हैं। उसके बाद फिर आपको सेकंड हाफ इसका जो वीडियो मिलेगा, मतलब इसी क्लासरूम में, इसी में वीडियो में, वो आपको फिर इसके एक्सप्लेनेशन करेगा जो उन्होंने राइटर ने उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो बस आप 15 से 16 मिनट भी इस वीडियो को अगर पूरा क्लियरली देखते हो ना, तो आपको 100% एल्सवेयर कि आपको सारी बात समझ में आ जाएगी जो उस राइटर ने इसमें दर्ज किया है, ठीक है। तो बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। तो इनका बारे में क्या है सर, तो इनके बारे में जाना जरूरी है, क्या क्या एग्जाम में आपको ये भी पूछता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इनका जन्म कब हुआ था और कब मरे थे, इसके बारे में डेटा है जो कंफर्म नहीं है, अप्रॉक्स में है, यानी कि लगभग में है। तो अप्रॉक्स इनका जन्म हुआ था 15वीं सदी में, यानी कि 1492 में, ठीक है। 1492 में इनका जन्म हुआ था और जगह का नाम था जायसी, जायस, ठीक है। जो कब्र अमेठी में पड़ता था, ये आपको मिलेगा बुक में भी, पुस्तक में, जो कि यूपी में है, जो कि यूपी में है, ठीक है। बचपन में क्या हुआ था बच्चा कि जब ये बचपन में ही थे ना, तो बचपन में मतलब कि किसानी जीवन जीते थे, ठीक है, किसानी जीवन जीते थे। स्टार्टिंग किए थे इन्होंने जीवन जीने के लिए किसानी का ही, लेकिन आगे चल करके फिर अनाथ हो गए थे बचपन में ही। बचपन में क्या हुए थे? अनाथ हो गए थे। और जब बचपन में अनाथ हुए तो अनाथ होने के कारण, बचपन में अनाथ होने के कारण क्या हुआ ना कि इनकी जीवन फिर फकीरी में चली गई। फकीरी यानी कि जो गरीबी होता है, तो गरीबी में इन्होंने अपने जीवन को यापन किया, गरीबी में अपने जीवन को यापन किया। और गरीबी में जीवन यापन करने के जस्ट बाद, गरीबी में जीवन यापन करने के जस्ट बाद क्या हुआ कि फिर ये साधु और संत लोगों का, साधु और संत लोगों का मतलब ना कि जोड़ापारी धर लिए, साधु संत लोगों का जोड़ापारी धर लिए। धरने के बाद जब समय, कुछ समय बीता होगा, उस समय बीतने के बाद क्या हुआ कि इनका एक आँख, इनका एक आँख और इनका एक कान, इनका एक आँख और इनका एक कान, यानी कि ये वाला पार्ट, एक आँख एक कान, बाई वाली, और वाली बाई वाली, बाई वाली जो आँख और कान थी ना, सो क्या हुआ कि बच्चा डैमेज हो गया। डैमेज हो गया यानी कि इनका था नहीं, रहा नहीं, खत्म हो गया, कोई काम वर्क करता था नहीं। उसके बाद भी, इसके काम खत्म होने के जस्ट बाद भी आँख कान डैमेज होने के बाद भी इनका जो फेस था, फेस पर क्या हुआ ना कि चेचक नामक रोग हो चुका था। किनको? मलिक मोहम्मद जायसी राइटर को, यानी कोई चेचक नामक रोग हो चुका था। और चेचक नामक रोग होने के चलते ये क्या हुए थे कि पूरे रूपहीन हो चुके थे। देखो मैं पूरा क्लास में पढ़ाऊंगा तो सिर्फ उसी बात पर डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ वैल्यू से आता है, और अगर फालतू बात में क्लास में नहीं करता, इसे ध्यान से समझो। यानी कि चेचक रोग हो जाने के चलते ये क्या हुए कि रूपहीन हो गए, रूपहीन हो गए। और फिर आगे चल करके मतलब फिर क्या हुआ कि साधु संत के साथ थे, तो उन्होंने एक से एक काव्य की रचना की, और काव्य की रचना करने के चलते ही फिर जाकर क्या हुए ना कि इतना मानी रूपहीन, इनका मतलब इतना सारा डैमेज होने के बाद भी, ठीक ना, क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा फेमस एक राइटर बने। इनका एक फेमस पुस्तक है, इनका एक फेमस पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है, ध्यान सुनना, का एक फेमस पुस्तक है बच्चा, उस पुस्तक का नाम है पद्मावत। का एक फेमस पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है पद्मावत। लेकिन हाँ, एक और बात ध्यान दो, अगर एग्जाम में पूछता है कि पद्मावती के राइटर कौन है, पद्मावती के राइटर कौन है, तब उस टाइम पर मानना बाल कृष्ण भट्ट। तो तुमने के फर्स्ट चैप्टर है गद्य खंड के, बाल कृष्ण भट्ट। पद्मावती के राइटर कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट। और जो पद्मावती है से एक नाटक था, पद्मावती एक नाटक था। लेकिन पद्मावत के राइटर कौन है, पद्मावत पुस्तक है, तो फिर मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। देखो जो कड़बक में, ठीक है, जो कड़बक में लिखा गया है टॉपिक, ठीक ना, यानी कि वो सारे के सारे लिया गया है पद्मावत से। जो कड़बक में टॉपिक लिया गया है वो सारे के सारे लिखा गया है पद्मावत से। यानी कि राइटर ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था थी पद्मावत। और पद्मावत एक बहुत बड़ा अच्छा सा पुस्तक था,
जो बहुत फेमस हुआ। आपने कभी रानी पद्मावती के बारे में सुना होगा। तो पद्मावत क्या है क्या नहीं है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या सा कंटेंट है एज ए नॉर्मली, क्योंकि आपको सेकंड छंद जो एकरा में है, अगर हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी है, तो सेकंड छंद जो है वो किस प्रकार से डैमेज किया गया है उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, किस प्रकार से बताया गया है इसे, कहाँ समझा। पद्मावत की कहानी कुछ समझते हैं बच्चा, ध्यान सुनो। एक थी रानी पद्मावती, रानी पद्मावती जिनके पास ना, ध्यान से सुनना, रानी पद्मावती जिनके पास एगो सुगा था, सुगा जिसको लोग तोता भी बोलते हैं, सुगा था। मतलब कि रानी पद्मावती अपनी सारी बातों को शेयर किया करते थे सुगे से, हर एक बातचीत को बात किया करते थे। एक दिन अचानक क्या हुआ कि राजमहल में ही, एक दिन अचानक राजमहल में एक बिल्ली आई। एक दिन अचानक राजमहल में बिल्ली आई और बिल्ली आने के बाद क्या की कि इस पर अटैक की। बिल्ली आके इस पर अटैक की तो बेचारी अपने अजान बचाने के चलते क्या की कि भाग गई और चली गई सीधे जंगल में। कौन? सुग्गा। यानी कि ये सुग्गा चला गया सीधे जंगल में। और जंगल में जाने के बाद बच्चा क्या हुआ कि यहाँ पर बहेलियों ने, बहेली समझता है, बहेलियों, बहेली मतलब होता शिकारी, बहेली यानी कि शिकारी, यानी किसी शिकारी ने क्या किया कि इसको पकड़ लिया, किसको? सुग्गे को। और जब पकड़ लिया तो सुग्गा को क्या किया जा करके ना, राजा एगो थे जिसका नाम था रत्नसेन, राजा रत्नसेन, और राजा रत्नसेन को जा करके दे दिया। क्या रत्नसेन जी आपके पास एक सुग्गा है, लीजिए। रत्नसेन को एक सुग्गा दे दिया। अब राजा रत्नसेन को जब सुग्गा दे दिया गया बच्चा, तो देने के बाद ना क्या हुआ कि वो सुग्गा राजा रत्नसेन के सामने रानी पद्मावती के सुंदरता का बखान किया। सुंदरता यानी कि वो कितनी सुंदर महिला थी, वो कितनी सुंदर है, सौंदर्य है, कितनी सुशील महिला है, उसके बारे में सुग्गा क्या कर रहा था? बखान कर रहा था। और बखान करने के चलते क्या हुआ ना कि इनको उनके तारीफ सुनकर ही, रानी पद्मावती की तारीफ सुनकर ही क्या हुआ कि इनसे यानी कि प्रेम हो गया। किससे प्रेम हो गया? बताओ किससे प्रेम हो गया? तो रानी पद्मावती से इनको प्रेम हो गया। अब जब रानी पद्मावती से इनको जब प्रेम हुआ, ठीक है, एक सेकंड रुकना, ठीक है सब। जब रानी पद्मावती से इनको प्रेम हुआ ना, तो रानी पद्मावती से मिलने के लिए ये चले गए थे फिर कहाँ? जहाँ पर रानी रहा करती थी। ठीक है, चली तो गई, इनका प्रेम विवाह हो गया। इनका प्रेम विवाह हो गया किनके साथ? राजा रत्नसेन के साथ। यानी कि रानी पद्मावती का विवाह हो गया था राजा रत्नसेन के साथ। और जब राजा रत्न के साथ जब इनका प्रेम विवाह हुआ, तो कुछ समय पहले की ही बात है बाबू, जब ये प्रेम विवाह कर करके रानी पद्मावती को लेकर के जा रहे थे, तो कुछ समय पहले ही राजा रत्नसेन का एक ना इन्हीं के दरबार में था जिसका नाम था राघव चेतन। नाम था राघव चेतन। तो राघव चेतन नामक आदमी को क्या कहते हैं ना कि कुछ भाषण दे दिया थोड़ा टाइप के, तो इसको बाहर निकाल दिए थे। और बाहर निकालने के चलते क्या हुआ ना कि जैसे ही बाहर निकला तो राघव चेतन क्या किया ना कि देखा कि जब हमको दरबार से बाहर निकाल दिया है तो अब इस घर में नहीं रहेंगे, यानी कि इस दरबार में नहीं रहेंगे। ये चले गए थे सीधे फिर अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी के पास, यानी कि राघव चेतन फिर चला गया किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी के पास गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास जैसे ही गया तो अलाउद्दीन खिलजी के पास जा करके क्या किया ना कि राघव चेतन यानी ना कि रानी पद्मावती के बारे में, ठीक है, कि राजा रत्नसेन की एक पत्नी जिसका नाम है रानी पद्मावती, तो रानी पद्मावती के बारे में इनके सामने भी बखान कर दिया और बता दिया कि वो कितनी सुंदर महिला है, कितनी मतलब सुंदर और सहज है। और जब इतनी सुंदर महिला के बखान किया गया ना, तो इसके मन में भी लालच आ गया स्त्री को पाने के। और स्त्री को पाने के चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी का क्या हुआ कि अटैक हुआ राजा रत्नसेन पर, और आगे चल करके राजा रत्नसेन भी हार गए, वो भी मतलब खत्म हुए, ठीक ना। और फिर क्या किए कि जो रानी पद्मावती थे से अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने आप को अच्छा मतलब कि रखने के लिए कि मैं अपवित्र ना हूँ, इसलिए क्या किया कि रानी पद्मावती ने अपने बहुत सारे रानियों के साथ मिल करके एक बड़े से ठीक है, एक बड़े से मतलब ना कि होता है ना खाई टाइप का, खाई में आग जला करके उसमें ना कूद गए जिसको लोग बोलते हैं जौहर, यानी कि जौहर कर लिया। यही स्टोरी रानी पद्मावती का है जो बहुत फेमस है, ठीक है, जिसको राइटर ने बहुत ही मतलब ना कि समझो कि इतना अच्छा से गढ़ के लिखा था ना, अगर आप पढ़ते हो उसको तो आपको रवाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं से कुछ लिया गया है टॉपिक, पद्मावती से ही आपका कड़वा संकलित है। पद्मावती के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी है। मलिक मोहम्मद जैसी रूपहीन थे, ठीक है, उनका एक आँख एक कान खराब था। वो बचपन में अनाथ आश्रम में भी रहे हैं, बेचारे फकीरी में भी जीवन जिताए हैं और किसानी जीवन भी जिए हैं। उन्होंने इस काव्य रचना के बारे में क्या क्या बताया है बस हम आपको यहाँ पर लगाते हैं और समझाते हैं। ओके बच्चा, मिलते हैं। चलो देखो बच्चों, ये आपका कड़वा का फर्स्ट वाला है जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है ताकि आपको समझ में अच्छा से आ सके, ठीक है। तो कड़वा का ये फर्स्ट वाला छंद है, आप चाहे तो अपनी बुक में से देख सकते हैं, और जिसके पास बुक है बुक लेकर बैठो, समझ में तो अच्छा से आएगा। तो वैसे निकले कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, ठीक है, कि बता तो लोग कभी तुरंत कि एक आंख था इनके पास, एक कान था, मतलब कि एगो
एक आंख एक कान से वंचित है तो एक ही को रहेगा ना। एक नैन यानी कि इनके पास एक आंख होने के बाद भी जो कवि मोहम्मद थे गुणी थे, गुणी थे यानी कि गुणवान थे, गुणी थे यानी कि गुणवान थे, यानी कवि के पास एक आंख होने के बाद भी कवि क्या थे से गुणवान थे। सोई भी मोहा जे कवि सुनी, और जे भी कवि के बारे में सुनता है, ठीक है, जो कवि ने जिस काव्य की रचना की है, सब पद्मावत हो गया, होलीनामा हो गया, चंपावत हो गया, उन्होंने कवि की रचना की है, ठीक है, तो जो भी उन्होंने कवि काव्य की रचना की है उसके बारे में जो भी सुनता है वो सब के सब क्या होता है कि मोहित हो जाता है। विमोहा यानी कि मोहित होना, यानी कि इनकी काव्य को सुनकर के मोहित हो जाता है कि कोई इतना अच्छा भी लिख सकता है क्या। देखो, चांद जैसे जग विधि अवतारा, यानी कि मुझे इस जग यानी कि संसार में चांद जैसे यानी कि चांद के जैसा, जैस माने जैसा, चांद के जैसा मुझे इस जग पर अवतार किया गया, यानी कि अवतार लिए हम इस मतलब कि धरती पर संसार पर हम चांद के जैसा अवतार लिए हैं। बिना कलंक किन्हीं उजियारा। जैसे देखो, अगर तुम ध्यान देगा बच्चा तो जो चांद होता है तो चांद में भी धब्बे हैं, देख रहा अच्छा से, ब्लैक ब्लैक स्पॉट है बहुत सारा, ठीक ना, तो ब्लैक ब्लैक स्पॉट होने के बाद भी क्या चांद हमको रोशनी देता है ना, बहुत अच्छा रोशनी देता है। उसी प्रकार से चांद जैसा होने के बाद भी लेकिन मुझे को भगवान ने क्या किया, इस संसार पर एक चांद के जैसा उतार दिया है, क्योंकि जिस प्रकार चांद में धब्बे होते उजाला करता है, उसी प्रकार से मेरे भी शरीर में कुछ न कुछ डिफेक्ट है, ऐसे रूपहीन हो गए हैं, धब्बा धब्बा हो गया होगा चेचक से, उसके बाद एक आंख एक कान डैमेज है, तो है तो इतना माने रूपहीन होने के बाद, इतना माने अवगुण होने के बाद भी, इतना माने कलंक होने के बाद वो क्या है, आज उजियारा है, यानी कि अपने काव्य रचना से। आगे देखो, जग सुझा एक ही नैना, मैंने जग को समझा है एक ही नैन से, मतलब कि हमने अपने आंख को, मतलब कि अपने आंख के एक ही नैन से हमने इस जग को समझा है। वह सुख नथन महा, ना सुनो, सुख मतलब होता है शुक्र तारा, ठीक है, शुक्र तारा, लेकिन जिस प्रकार से शुक्र तारा जब अति चमकता है तो सारे ताराओं की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, उसका सबका रंग फीका होता है, उसी प्रकार से एक शुक्र तारा की तरह है। जब हम अपने काव्य को रचना करते हैं तो सारे लेखक मेरे से पीछे हो जाते हैं। और देखो, जो लही अमही डाब न हुई, अम्बही यानी कि देखो यहाँ से आम, ठीक है, और डाब मतलब होता है तुम्हारा वही मंजरी टाइप का, जब तक आम में, ठीक है, जब तक आम में मंजरी नहीं लगता तय लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता, तो उसमें सुगंध नहीं आता कहने मतलब जब तक हम लोग मेहनत नहीं करते हैं तब तक हम लोग उजाला होने वाले नहीं है। अगर लेखक एक आंख और एक कान खत्म हो चुका तो उनका, वो अगर सोच लेते कि हम तो बेकार है, हम कभी मेहनत नहीं करेंगे और काव्य रचना नहीं करते, तो हम आज उनके बारे में नहीं पढ़ते, आज उनके बारे में नहीं पढ़ते। तो वही बता रहे हैं कि जब तक अति आम के पेड़ के मंजरी नहीं लगता तब तक वो सुगंध नहीं फैलाती है। इस प्रकार से समुद्र का पानी खारा है, समुद्र का पानी, देखो समुद्र पानी जो खारा, समुद्र का पानी खारा है लेकिन फिर भी वो असूझा पार है, यानी कि बहुत बड़ा विशाल है, उसका नाम है। उसी प्रकार से मेरे अंदर खारापन क्या है कि मैं इतना अंधा मतलब कि होने के बाद भी, एक रूपहीन होने के बाद भी आज उजागर कर रहा हूं, विशाल नाम मेरा भी है। अब देखो, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, ठीक है, भा कंचन गिरी लागा कासा, एक सुमेरु पर्वत है ना, सुनना, एक सुमेरु नाम के पर्वत है। क्या हुआ कि एक पर जब शिव भगवान तांडव कर रहे थे तो तांडव करने के दौरान इस पर जब टच करते हैं त्रिशूल से ना, तो क्या होता है कि गोल्डन कलर का होता है। आज भी अगर आप सर्च मारिएगा यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी सुमेरु पर्वत पर ना, देखना उसका इमेज तुमको थोड़ा सा गोल्डन टाइप में दिखेगा, जिसके ऊपर सनलाइट पड़ता है ना तो गोल्डन दिखता है, तो ये बता वाला है। इस प्रकार से त्रिशूल का प्रहार यानी कि सुमेरु पर्वत पर पड़ा था तो कंचन गिरी, कंचन मतलब होता है सोना और गिरी मतलब पर्वत, तो जाकर के वो पर्वत सोने का हो चुका था। यानी किसी पर किसी प्रकार का कोई चोट लगता है तब वो सोने का बन जाता है। जय लई घड़ी कलक न पड़ा, काची कहीं न कंचन करा, ठीक है, तब तक किसी पर हम लोग हथौड़ा से मार नहीं पीट सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, तब तक वो कंचन यानी कि सोना हो ही नहीं सकता, तब तक वो कांच से हो ही नहीं कची करा, यानी कि सोना वो कभी भी नहीं हो सकता। कैसे, मान लो कि मेरे पास लोहा है, ठीक है, इस लोहा को हम जब तक पीटेंगे पाटेंगे नहीं तब तक किसी शेप में चेंज नहीं होगा। तुम लोग है तो तुम लोग अपने आप को पीटोगे नहीं, पीटे मतलब ऐसे पीट पाट मत देना, अपने आप में मेहनत करेगा नहीं, कष्ट नहीं करेगा तो तुम चमकने वाला बात नहीं है। तो फर्स्ट वाला में सिर्फ ये बताया गया था बच्चा कि कवि के एक आंख होने के बाद भी इनके सारे काव्य को सुन करके सभी के सभी लोग यानी कि मोहित हो जाते थे। ये चांद के जैसा ही धरती पर उतरे थे, क्योंकि जिस प्रकार से चांद में कलंक है, इनके पास भी कलंक था लेकिन फिर भी उजाला फैलाते थे। ये अपने मतलब कि एक ही आंख से पूरा जग को समझते थे और इनके को हमेशा से शुक्र के तारा की तरह बताया है कि हम शुक्र की तारा की तरह चमकते हैं कि जब हम आते हैं तो सारे के सारे कवि लोग भी हट जाते हैं। जिस प्रकार से तक आग में मंदिर रहता था तो सुगंध नहीं फैलाता, जिस प्रकार से समुद्र का पानी खारा होने के बाद भी वो जब विशाल है, उसी प्रकार से मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां है लेकिन फिर भी मेरा नाम विशाल फैल चुका है। सुमेरु पर्वत को जब त्रिशूल का सहन करना पड़ा तो कंचन मतलब जो पर्वत था से कंचन बदल गया, यानी कि सोने में बदल गया, यानी कि जब उसको मार पड़ा तो सोने बदल गया। उसी प्रकार से इंसान को भी बिना मेहनत किए और बिना कष्ट झेले वो कभी भी सोना यानी कि परख नहीं सकता, वो कभी भी आगे बढ़ सकता नहीं है।
इसी बात को फर्स्ट में समझाए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छा से, ठीक है। अब मैं सेकंड लगाता हूं। चलिए देखिए, सेकंड में लगा दिया हूं। अरे एक सेकंड सेकंड वाला लगा दिया मैंने, ठीक है बच्चा। अब इसे समझा ध्यान से, जो सेकंड में है सो वही राजा रत्न सेन के बारे में जो आपको थोड़ा सा बताया हम, पद्मावती के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, राघव चेतन के बारे में बताया, वो सब क्या घटना घटा था लोगों के बीच में, तो सबके बारे में भी कुछ समझाया गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। निकल है कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पी के गा पावा था। सुनो, यानी कि मोहम्मद कवि से जो भी मतलब की बात को सुना है, काव्य को सुना है, पद्मावती के बारे में सुना, ये पद्मावत के बारे में समझाया गया है, ठीक है। ये पद्मावती के बारे में जो भी सुना है इनके मोहम्मद कवि के द्वारा लिखा गया, वो प्रेम पीरगा पावा, यानी कि प्रेम में पीड़ा को महसूस किया है। कहने का मतलब है कि राजा रत्न सेन का विवाह हुआ था, ठीक है, प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन अंत में तो रानी पद्मावती का की जौहर कर ले, तुमको प्रेम में पीड़ा मिला होगा तब ना, मतलब कि प्रेम में वो उनका चला, पीड़ा से भरपूर चला, उसी बात को निकल गया है कि जो मोहम्मद कवि ने जो हम लोग को सुनाया है पद्मावत, उसको हमको प्रेम का पीड़ा नजर आता है, क्योंकि लेखक ने जोरी लई रक्त के ले, ठीक ना, जिनकी जो लेखक थे कहा कि है ना कि रक्त के समान लई बनाकर के उस कहानी को रचे हैं, यानी कि बहुत ही मेहनत करके हम एक एक बात को लिख करके कि हम कहानी को प्रेजेंट कर सके अच्छा से, उस बात को किए हैं। गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, यानी कि इस प्रकार से गढ़ दिया है ना कि हमारे आंख से बासु आ जाए। जब उसको मतलब कि पढ़ने के बाद ऐसा रच दिया उसको कि पढ़ने के बाद, यानी कि उस कहानी को पढ़ने के बाद उस हमारे आंख से आंसू निकल जाए, जल निकल जाए, वैसा उन्होंने रचा है। वो मन जानी कवित असकिनहा मको यह रहे जगत म चिन्हा, ठीक है। यानी कि मेरा मन, यानी कवि का कहना था कि जब यदि अगर मैं इस जगत में ना सुना जगत में चिन्हा, यानी कि देखो ध्यान से, आज के टाइम पर वो कभी नहीं है, यानी कि जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं वो नहीं है, तो उनका कहना था कि भले ही मैं ना रहूं, लेकिन ये जग मुझे बस याद रख सके, इस बात की मैं कल्पना करता हूं, बस ये जगत मुझे याद रख सके, इस बात की कल्पना करता हूं, इसी कारण से मैंने काव्यों को रचा है, इतना रक्त लेख बना करके लिखा दो। कैसे बोला, कहां सो रत्न सेनी यश राजा, यानी कि आज राजा रत्न सेन कहाँ गए, अब तो प्रेजेंट में ना है, कहां सुआ असी बुद्धि उपराजा, और सुआ कहाँ गया, तो सुगा था उस टाइप का, वो सुआ कहाँ गया, कहाँ गया अलाउद्दीन सुल्तान, जो अलाउद्दीन सुल्तान कहाँ गया, कहाँ राघव गए जिन्हू बखानू, और राघव कहाँ गया, ऐसा सुनो, और कहाँ गई स्वरूप पद्मावती रानी, और पद्मावती रानी कहाँ गई, समझा से। राजा रत्न सेन कहाँ चले गए, और सुआ है से कहाँ है, अलाउद्दीन खिलजी कहाँ है, और राघव कहाँ है, जिसने क्या किया था, बखान किया था जाके अलाउद्दीन खिलजी के सामने कि वो रानी पद्मावती कितनी सुंदर महिला है से, और कहाँ गई वो रानी पद्मावती। आज के समय पर कोई नहीं है, कोई ना रहा, यानी कि इनमें से कोई ना रहा, लेकिन उनकी कहानी इस जग में रह गई, उनकी कहानी इस संसार में रह गई। धनी सो पुरख जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु, यानी कि जिस प्रकार से फूल मर जाता है, मरने के बाद में सड़ने के बाद भी वो मतलब कि गंध देता है, सुगंध देता है, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि लोग भी मर गए, लेकिन इन लोगों का अस्तित्व हम लोग आज भी याद करते हैं। इसी प्रकार से कवि की इच्छा थी कि मेरी भी यही इच्छा है कि मैं जब मर जाऊं तो मेरा एक नीचे काव्य होगा, मेरा इस काव्य को पढ़ करके बस मेरे बारे में दो शब्द स्मरण कर ले, मैं अपने आप को समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो चुका है। और इसी बात को बोल करके फिर वो काव्य को क्या करते खत्म करते हैं बच्चा, ठीक है। तो सेकंड में पूछते हैं कि ये सब राजा में से कोई नहीं रहा, राजा रानी में से कोई भी नहीं रहा, लेकिन मैंने इस काव्य को इतना अच्छा से रचा है ना कि लोग पढ़ के प्रेम की पीड़ा को महसूस करेंगे, उनकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे जो कि मेरी कहानी को सुनेगा। और मैं जानता हूं कि आज इस समय से कोई न रहा, लेकिन कहानी रह गई, उसी प्रकार से मैं भी जब चला जाऊंगा ना तो मेरी भी ये कहानी रह जाएगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, चैप्टर खत्म होता है। ओके बाय।